हेलो दोस्तों, सेक्शन यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह जो पूछा गया था 2021 के अनुसार पूछा गया था। तो 2021 के अनुसार जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है अंगूर के उत्पादन में। तो इसका जो क्रेडिट जो स्रोत था महाराष्ट्र, इसका क्रेडिट स्रोत था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि अंगूर के उत्पादन में देखा जाए तो प्रमुख राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम, ये सभी राज्य जो कि अंगूर के उत्पादन में प्रमुख हैं। वहीं देखें तो महाराष्ट्र जो कि उत्पादन में जो के मामले में सबसे आगे इनके पहले स्थान पर है। वहीं देखें तो कुल उत्पादन का जो है 67% से अधिक जो कि अकेला महाराष्ट्र जो है इसका उत्पादन करता है। यह जो आंकड़ा है यह वर्ष 2023-24 के अनुसार है। वहीं देखें तो 2021 के अनुसार सबसे प्रथम स्थान पर जो है अंगूर के उत्पादन में यह महाराष्ट्र राज्य था। ये जो लिस्ट है आपको 2021 के अनुसार दे दिया गया है, तो आप इसी क्रम में भी देख लीजिएगा। वहीं देखें तो 2021 के अनुसार दूसरे स्थान पर जो है कर्नाटक राज्य रहा था और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा था, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश और पाँचवां पर जो है मिजोरम रहा था। ये जो कि आपको आंकड़ा 2021 के अनुसार दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों को जो नियुक्ति करते हैं वह अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत जो है नियुक्त करते हैं। तो अनुच्छेद 217 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की परामर्श के आधार पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वहीं देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, यानी कि अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के 1 के तहत जो है राष्ट्रपति पूर्व सहमति से जो है, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 224 के 1 के तहत जो है राष्ट्रपति के परामर्श के आधार पर जो है जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह सेवानिवृत्त जो होते हैं उनको जो है अन्य जो न्यायालय होते हैं उनमें नियुक्त किया जा सकता है। यह जो है अनुच्छेद 224 के 1 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के तहत किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्काइन अर्थ मेटल का ग्रुप कौन सा है। तो अल्काइन अर्थ मेटल का ग्रुप पूछा गया था। तो यह जो अल्काइन जो अर्थ मेटल है वह देखा जाए तो समूह 2 के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो समूह 2 इसका करेक्ट आंसर होता। तो आपके ऑप्शन में जो है जो दिया गया था A1, A2, A3 करके दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता A2 जो है इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि अल्काइल अर्थ मेटल, जिसे अल्काइल अर्थ मेटल या तो क्षारीय मृदा धातु जो कि आवर्त सारणी के समूह 2 के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी जो कि वर्ग समूह 2 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अन्य फैक्टों को देखें तो ये सभी जो हैं सभी तत्व जो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं, ये सभी तत्व जो कि चमकदार एवं चांदी से सफ़ेद होते हैं। वहीं देखें तो ये जो है मानक तापमान और दबाव कुछ हद तक जो है प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये सभी प्राकृतिक में पाए जाते हैं सिवाय रेडियम के।
यानी कि रेडियम के सिवाय जो है सभी जो है प्राकृतिक में मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। मैं देखें तो रेडियम, यूरेनियम, थोरियम ये सभी जो कि क्षारीय श्रृंखलाएँ के जरिए बनता है। मैं देखें तो इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये धातु ऑक्साइड पृथ्वी के परिपट्टी पर पाए जाते हैं। ये सभी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह पृथ्वी के जो है परिपट्टी पर पाए जाते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन है जो भारत को कोल्ड विंड से बचाता है? तो भारत को जो है कोल्ड यानी कि ठंडी हवाओं से जो बचाता है वह हिमालय है। तो हिमालय इसका क्रेडिट चलता। मैं देखें तो यह जो है भारत के उत्तर पूर्व हवाओं के क्षेत्र में स्थित है, जो कि हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहन वंश के शासक थे, तो सातवाहन इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। मैं देखें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि इस वंश के 23वें शासक थे। मैं देखें तो सिमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे, यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना जो कि सिमुक के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान थी, जो कि वर्तमान में जो है पैठन है। नेक्स्ट देखें तो सातवाहन राजाओं के द्वारा जो है राजाओं के बाद जो है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने शासन संभाला था। नेक्स्ट सातवाहन वंश के सातवाहन जो राज्य थे वह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुआ था 1896 में हुआ था। तो 1896 इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो कि 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के जो एक शहर था ओलंपियाड शहर में इसकी शुरुआत हुआ था। वह देखें तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो कि 1896 ईस्वी में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। वहीं देखें तो इस ओलंपिक खेल में जो है भारत पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना यानी कि IOC की स्थापना जो है 23 जून 1894 ईस्वी को पियर डे कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के लाजे में स्थित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरेला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो हरेला फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। यह जो फेस्टिवल है जो कि सावन महीने में मनाया जाता है, यह जो है कुमायूं क्षेत्र के लोगों को जो है हरियाली समृद्धि से जोड़ता है। वह देखें तो हरेली जो एक त्यौहार है फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। हरेला जो कि उत्तराखंड में, जबकि हरेली जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि दोनों जो है एक जैसा ही है, कन्फ्यूजन करने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडे खून वाले जानवरों की पहचान करें। तो ठंडे खून वाले जानवरों की आपको पहचान करना था, तो इसका में प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। जैसे कि देखा जाए तो मछली, सरीसृप, उभयचर ये सभी जो कि ठंडे खून वाले जानवरों के अंतर्गत आते हैं। वह देखें तो गर्म खून वाले जानवर वे जानवर हैं जो कि अपने शरीर का तापमान को अपने दम पर जो है नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पक्षी, स्तनधारी, कुत्ते आदि ये सभी जो कि गर्म खून के जानवर के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विकेट कीपर शब्द जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका क्रेडिट होता। ये नीचे जो है आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख जो है शब्दावलियाँ आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि क्रिकेट से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों में देखा जाए तो मिडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बॉल, स्टंप आउट, रन आउट, ये सभी जो कि क्रिकेट के प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। और आगे के शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है वे सभी जो है फुटबॉल, हॉकी और इन सभी से संबंधित प्रमुख जो शब्दावलियाँ हैं उनको कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जब शब्दावलियाँ से पूछने लगे हैं तो शायद अन्य खेलों के शब्दावलियाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में निहित है, तो 51 का 1 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था, यानी कि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का ए एवं अनुच्छेद 51 का 1 में जोड़ा गया था। इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, तो कुल प्रारंभ में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 2002 में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत में कितने मेडल जीते थे? तो इसमें जो है भारत के द्वारा कुल 14 पदक जीता गया था, तो 14 इसका करेक्ट आंसर होता। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जबकि 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। वह देखें तो भारतीय निशानेबाज मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में जो है आयोजित किया गया था। इसमें भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल थे। तो किन्हीं के द्वारा बोला गया कि 2022 का पूछा गया था, तो आप इन दोनों में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में आपको जो है 2023 का पूछा गया था या 2022 का, आप इन दोनों में से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी भारत पाक के बीच सीमा बनाती है? तो रावी नदी जो कि भारत और पाक के बीच जो है सीमा का काम करती है, तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो रावी नदी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। यह जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 80 किलोमीटर का जो है सीमा बनाती है। वहीं देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का जो निर्धारण है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो ग्राम पंचायत इसका करेक्ट आंसर होता। तो मैंने ऑलरेडी जो है पीछे के शिफ्टों में आपको इसको कवर करवा दिया था। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 43 का बी जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 39 का ए जो कि गरीब समाज एवं कमजोर वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है, अनुच्छेद 48 का ए जो कि राज्यों के द्वारा जो है पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा एवं देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 48 के तहत वर्णित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस राज्य में सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी? तो यह योजना जो है सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखा तो तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली जिला में जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले किया गया था। भारत के स्कूली बच्चों के लिए जो है मध्याह्न भोजन की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इस योजना को जो है 1956 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराजन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं दोस्तों, उसकी भी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।